रामू तांगे वाले के इस कच्चे से मकान के 3 कमरे थे और एक कमरा घोड़ी के लिए था। वो सगीर को अंदर ले गया और एक कमरे में जाकर बिठाया। बीवी खाना गर्म करने के लिए रसोई में चली गई। रामू भी उसके पास जा बैठा। मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो शादो, रामू ने अपनी बीवी से कहा, यह आदमी जो मेरे साथ आया है मेरा बड़ा पुराना यार है, जालंधर से आया है और वहीं का रहने वाला है। मुसलमान है? शादो ने पूछा। कभी किसी हिंदू या सिख को साथ लाया हूँ, रामू ने रोबदार सी आवाज़ में कहा। मुसलमान है और बड़ा पक्का मुसलमान है। तुम जैसे ही मुसलमान होगा, शादो ने बेतकल्फ़ी के लहजे में कहा। मौलवी तो हो नहीं सकता। मुझे ये बता दो कि कोई मुश्तबा तो नहीं कल पुलिस पहुंची हुई हो और मुझे भी बांध कर साथ ले जाए। पूरी बात तो सुन ले नेक बख्त, रामू ने कहा। मुश्तबा तो है लेकिन चोर उचक्का नहीं, न शराबी कबाबी है, डकैत और बदमाश भी नहीं। जालंधर में इसका किसी के साथ झगड़ा हो गया था तो हिंदुओं ने इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कोई फड्डा बना दिया और इसकी गिरफ्तारी का बंदोबस्त कर दिया। ये बेचारा शरीफ आदमी वहाँ से भाग आया और मुझे मिल गया। तुम्हारे साथ इसकी दोस्ती कब से है? शादो ने पूछा। मैं तो इसे जानता भी नहीं, रामू ने जवाब दिया। मुझे रास्ते में मिल गया था और मैंने इसे सवारी समझकर तांगे में बिठा लिया। तब इसने बताया कि इस पर यह वारदात गुजरी है। हिंदुओं ने वहाँ जालंधर में इसे मारा पीटा है। एक चाकू इसकी रान में लगा है और ये ज़ख्म खासा गहरा है। अगर ये मुसलमान ना होता तो मैं इसे घर न लाता, लेकिन ये कुछ दिन जालंधर से दूर रहना चाहता है। ख्याल रखना कि इसे यहाँ कोई देख न सके। अगर कोई देखे भी तो इसे ये पता न चले कि ये कोई अजनबी है। कोई पूछे तो बताना कि रामू का कोई दोस्त है। रामू तांगे वाले की बीवी बज़ाहिर गरीब और सीधी सादी सी औरत थी, लेकिन अकल वाली और होश वाली थी और तेज़ तरार भी थी। गांव में लोग रामू की इज्जत इसलिए करते थे कि इसका उठना बैठना बदमाशों के साथ था और सब जानते थे कि डाकुओं और राहजनों के साथ भी इसका दोस्ताना था और ये भी मशहूर था कि वो पुलिस का मुखबिर भी है। इसके इस रोब की वजह से इसकी बीवी की भी लोग इज्जत करते थे और बीवी सीना तान कर गाँव में घूमती फिरती थी। इनके 3 बच्चे भी थे। सबसे बड़े बच्चे की उम्र 15-16 साल थी, जो लड़का था। इससे छोटी 2 बहनें थीं। रामू को अपनी बीवी पर एतमाद था, वो धोखा देने वाली औरत नहीं थी। रामू बीवी को सगीर के मुतल्लिक बताकर सगीर के पास गया और इसे बता दिया कि इसने अपनी बीवी के आगे क्या झूठ बोला है और सगीर भी यही झूठ अपने जहन में रखे और शादो को पता नहीं चलने दे कि वो पाकिस्तानी है। शादो दोनों के लिए खाना ले आई और इनके आगे रखा। खाने के बाद वो सो गए। अलग सुबह रामू हस्बे मामूल तांगा लेकर निकल गया। सगीर अभी सोया हुआ था। वो रात भर का थका हुआ था। इसकी आंख इस वक्त खुली जब सूरज बहुत ऊपर आ गया। शादो ने इसके आगे नाश्ता रखा। जालंधर से आए हो? शादो ने सगीर से पूछा। हाँ, सगीर ने जवाब दिया और पूछा, क्या रामू ने तुम्हें मेरे मुतल्लिक सब कुछ बता दिया है? हाँ, शादो ने जवाब दिया। इसने सब कुछ बता दिया है। तुम बेगम रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। हम इन हिंदुओं का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ छुपा कर इनसे बचा सकते हैं। अब ये तुम सोच लो कि तुमने वापस इन हिंदुओं में जाना है, वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अल्लाह मालिक है बहन, सगीर ने कहा। वहाँ कुछ लोग मेरे दुश्मन को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है 2-4 दिन तक उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। हम भी हिंदुओं के सताए हुए हैं। शादो ने कहा। रामू का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जुबान का बड़ा पक्का है, किसी मुसलमान को धोखा नहीं देगा। सगीर ने सारा दिन घर के अंदर ही गुजारा। शादो ने बाहर वाले दरवाजे के अंदर से जंजीर चढ़ा दी थी ताकि कोई आए तो दरवाज़ा खुलने तक सगीर कमरे में चला जाए। रामू का बड़ा बेटा कुछ देर सगीर के पास बैठा रहा। यह लड़का गांव से तकरीबन 3 मील दूर नमी जमात में पढ़ता था। सगीर ने यह चेक किया कि लड़का बाप की तरह पक्का है या इसकी ज़हानत और फितरत कुछ मुख्तलिफ है। सगीर को यह देखकर बड़ा इत्मीनान हुआ कि लड़के के ख्यालात बाप जैसे ही थे। लड़के ने सगीर को बताया कि रामू ने इसे ये सबक दे रखा है कि हिंदू पर कभी एतबार न करना और हिंदू मुसलमान का बदतरीन दुश्मन है। रात को रामू मामूल से खासा पहले वापस आ गया। इसके हाथ में मरहम पट्टी का सामान था जो इसने सगीर को दिया। सगीर ने पट्टी खोली और अपना ज़ख्म देखा। ज़ख्म ख़राब तो नहीं हुआ था, लेकिन कुछ बेहतर भी नहीं था। रामू जो दवाई लाया था वो एक ट्यूब थी। सगीर ने इस ट्यूब से दवाई निकाल कर ज़ख्म पर लगाई और पट्टी बांधी। इससे इसे दर्द में खासा फाका हुआ। अब मुझे यहाँ से निकालने का कोई बंदोबस्त करो, रामू। सगीर ने कहा। किसी तरह मुझे अमृतसर तक पहुँचा दो, आगे मैं खुद चला जाऊँगा। भेजने को तो मैं तुम्हें कल भेज सकता हूँ, रामू ने कहा। मैं यहाँ से तुम्हें तांगे में बिठा कर रेलगाड़ी या बस पर सवार करवा सकता हूँ, लेकिन पकड़े जाने का खतरा साथ साथ लगा रहेगा। सोच लो, चेकिंग ऐसी भी तो नहीं होती कि जगह जगह हर मुसाफिर को देखते हों। रामू इस ख्याल के पेश नज़र रेल या बस से सफ़र का मशवरा दे रहा था कि सगीर के मुतल्लिक वो यही यकीन कर चुका था कि ये पाकिस्तानी है और गैर कानूनी तौर पर यहाँ आया है।
ये सिर्फ सगीर जानता था कि वो मफरूर है और इंडियन इंटेलिजेंस यकीनन इसे ढूंढ रही होगी और इंटेलिजेंस ने सबसे पहला इंतज़ाम ये किया होगा कि BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस वगैरह को इसका हुलिया देकर चौकन्ना कर दिया होगा। सगीर इंटेलिजेंस का आदमी था, इसे मालूम था कि इंटेलिजेंस के आदमियों की नज़रें कितनी तेज़ होती हैं। वो अंधाधुंध सरहद की तरफ जाने का ख़तरा मोल नहीं ले सकता। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि इसकी रान ज़ख्मी थी और वो लंगड़ा कर चलता था। यह ऐसी निशानी थी जिसे वो दूर से पहचाना जा सकता था। मुझे ज़ख्म ठीक होने तक इंतज़ार करना चाहिए, सगीर ने रहमू से कहा। ऐसा ना हो कि मैं कहीं चलने से माजूर हो जाऊँ और पकड़ा जाऊँ। मैं तुम्हें घर से निकाल तो नहीं रहा, रहमू ने कहा। तुम ठीक होने तक यहीं रहो, अलबत्ता एहतियात लाजमी है। असल ज़रूरत एहतियात की ही थी, लेकिन एहतियात न हो सकी। वजह यह हुई कि रहमू की 2 बच्चियां भी थीं। उन्होंने मासूमियत में बाहर बच्चों को बता दिया कि इनके घर एक मेहमान आया हुआ है जो सारा दिन घर में ही रहता है। सगीर को इस घर में आए तीसरा दिन था जब पहली औरत ने रहमू की बीवी शादो से पूछा कि इसके घर में कौन मेहमान आया है। शादो के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। इसने ये कहकर टाल दिया कि रहमू का एक दोस्त है। 2 दिन और गुजरे तो एक औरत ने, जो शादो की गहरी सहेली थी, शादो से पूछा कि इसके घर कौन मेहमान आया है जो दिन रात अंदर ही बैठा रहता है। रहमू का दोस्त है और कुछ बीमार है, शादो ने कहा। 1-2 दिन बाद चला जाएगा। देख शादो, इस औरत ने कहा, गांव का मामला है, लोग बात का बतंगड़ बना लेते हैं। गांव की औरतों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। अगर ये मेहमान रहमू का दोस्त है तो एक कमरे में बंद नहीं रहना चाहिए। तुम ये भी जानती हो कि रहमू की शोहरत अच्छी नहीं और इसका याराना उल्टे सीधे लोगों के साथ है। कहीं ऐसा ना हो कि रहमू का ये दोस्त कहीं कोई वारदात करके आया हो और पुलिस इसके पीछे हो। तुम जानती हो मुजरिम को पनाह देना जुर्म है जिसकी सज़ा मिलती है। उसी रात रहमू घर आया तो शादू ने उसे बताया कि गांव के लोगों ने इनके मेहमान पर शक करना शुरू कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पुलिस का छापा पड़ जाए। रहमू के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। गांव के 2 आदमियों ने इससे भी पूछा था कि तुम्हारा ये मेहमान कौन है, कहाँ से आया है और बाहर क्यों नहीं निकलता। रहमू हर किसी से झूठ बोलता रहा, लेकिन इसने महसूस कर लिया कि सगीर को वो ज़्यादा दिन अपने घर में नहीं रख सकेगा। सगीर ने रहमू को अपना नाम अकबर अली बताया था। अकबर भाई, एक रात रहमू ने सगीर से कहा, गांव में तुम्हारा रहना मशकूक सा हो गया है। मेरी बच्चियों ने कहीं बाहर बच्चों को बता दिया है कि हमारे यहाँ एक मेहमान आया है जो एक कमरे में बंद रहता है। गांव में हिंदुओं के 2 ही घर हैं, लेकिन यूँ समझो कि गांव में इन्हीं की बादशाही है। वो तो जैसे यही देखते रहते हैं कि मुसलमान कोई उल्टी सीधी हरकत करें तो पुलिस को झूठ मूठ की रिपोर्ट देकर इन्हें परेशान करें। तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ, सगीर ने पूछा और जवाब का इंतज़ार किए बगैर कहने लगा, मैं चला ही जाऊँ तो अच्छा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से यहाँ किसी मुसलमान को ज़रा सी भी तकलीफ़ पहुँचे। मैंने तुम्हारे चले जाने की बात तो नहीं की, रहमू ने कहा। तुम्हें पनाह में रखने के लिए मेरे पास और जगह भी नहीं। खुदा की कसम अकबर, मैं तुम्हें अपने खुदा की अमानत समझता हूँ। तुम इस पाकिस्तान के रहने वाले हो जिस पाकिस्तान के नाम पर मेरा पूरा ख़ानदान कत्ल कर दिया गया था। अगर इस पाकिस्तान के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो मैं जान दे दूँगा। रहमू जज्बाती से अंदाज में बोलता जा रहा था और सगीर अपने ख्यालों में खो गया था। इसे अपने आप से शर्मसारी सी महसूस होने लगी। एक ये चरसी और अफीमी तांगे वाला था जो अपनी ज़ुबान से कहता था कि मैं शरीफ आदमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर वो अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। एक वो खुद था कि जिस पाकिस्तान ने इसे पाला पोसा, तालीम दी, इज़्ज़त और आबरू दी, वो इस पाकिस्तान की जड़ें खोखली करने के लिए दुश्मन का जासूस बन गया। इसे अफसोस होने लगा कि इसने माज़ रुपए पैसे के खातिर पाकिस्तान में तख़रीबकारी की, 3-4 वारदातें की थी और इंडिया को कुछ राज भी दिए थे। सगीर का दिल ऐसा भर आया कि इसकी आंखों में आंसू आ गए, जो इसने मुंह फेर कर हाथ से पोंछ डाले। अचानक इसे ख्याल आ गया कि वो अब सिराते मुस्तकीम पर आ गया है और वो गुनाहों का कफ़ारा अदा करेगा। इसे डॉक्टर अब्दुल रशीद याद आया, जिसने पाकिस्तान की खातिर अपने पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त व आबरू को ख़तरे में डालकर इसे फ़रार में मदद दी थी। मैं गुनाहों का कफ़ारा अदा करूँगा। सगीर को अपने ज़मीर की आवाज़ सुनाई दी जो रहमू तांगे वाले के कानों तक नहीं पहुँच सकी। मैं पाकिस्तान के नाम पर अपना आप कुर्बान करूँगा, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान के जितने भी दुश्मनों को कत्ल कर सका करूँगा और पाकिस्तान पहुंचकर इन तमाम हिंदुस्तानी जासूसों को पकड़वाऊँगा जो पाकिस्तान के अंदर बैठे पाकिस्तान की जड़ें काट रहे हैं। यह इसकी अपनी रूह या अपने ज़मीर की आवाज़ें थीं जिन्होंने इसे ना सिर्फ ये कि ज़िंदा व बेदार कर दिया, बल्कि इसे एक ऐसी रूहानी क़ुव्वत दी जिससे वो पहले ना आशना था। इसकी मजबूरी या कमज़ोरी ये थी कि वह ऊंचे दर्जे का या अफसरी सतह का जासूस नहीं था। वो एक बहुत बड़ी और पेचीदा मशीनरी का मामूली सा पुर्जा था। ऐसा कोई पुर्जा बिगड़ जाता है तो इसे मशीन से निकाल कर फेंक दिया जाता है और इसकी जगह नया पुर्जा फिट कर दिया जाता है।
इसे मालूम नहीं था कि इंटेलिजेंस के अंदरूनी हलकों में और बालाई सतह पर क्या होता है। फिर भी जिस हद तक इसकी अकल पहुंचती थी, इसने तहैया कर लिया कि पूरी जवाबी कार्रवाई करेगा। बहुत दिनों तक वो इस मुल्क से निकल नहीं सकता था। इसकी एक मजबूरी तो इसकी टांग का ज़ख़म था, ज़ख़म भी ऐसा जो एक तरफ से दूसरी तरफ तक चला गया था। दूसरी वजह यह थी कि वो जानता था कि इंडियन इंटेलिजेंस ने सरहद पर सबको चौकन्ना कर दिया होगा और बहुत दिनों तक वो सरहद पार नहीं कर सकेगा। रास्ता साफ होने तक इसे इंडिया में ही छुपे रहना था। अगर इसकी टांग ज़ख्मी न होती तो वो आबादियों से दूर दूर जंगल बियाबानों में पैदल ही चलता जाता और एक ना एक दिन सरहद तक पहुँच ज़रूर जाता। बहरहाल इसने कुव्वत इरादी को ऐसा बेदार किया कि इसके ज़ख़म का दर्द कम हो गया और वो हर ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार हो गया। रामू भाई सगीर ने कहा, तुम मेरे बड़े भाई हो, छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे हैं और तुम्हारी आमदनी भी मैं जानता हूँ कितनी होगी। मुझसे कुछ पैसे ले लो। सगीर ने जेब में से बटुआ निकाला। मेज़बान मेहमानों के मुँह पर थूका तो नहीं करते। रामू ने इसके बटुए को इसके हाथ में दोबारा देते हुए कहा, तुमने मुझे बड़ा भाई कहा है, क्या बड़ा भाई छोटे भाई से पैसे लेगा? मैं गुनाहगार हूँ अकबर भाई, पापी हूँ मैं, मुझे ये एक नेकी तो कर लेने दो। ये अल्लाह की मर्ज़ी है कि मुझे बख्शे चाहे ना बख्शे, मुझे अपनी रूह को कुछ तस्कीन तो हो लेने दो। इन पैसों की मुझे नहीं ज़रूरत, तुम्हें है। मैं तुम्हें एक जगह ले जा रहा हूँ, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकेगा सिवाय मेरे। मैं वहाँ तुम्हारी खबर लेता रहूँगा, लेकिन ये सोच लो कि तुम उस जगह ठहर सकोगे या नहीं। कैसी है वो जगह जहाँ मैं ठहर नहीं सकूँगा? सगीर ने पूछा। क्या तुम मुझे कोई शहज़ादा या नवाबज़ादा समझते हो? मुझे किसी झुग्गी में रखोगे ना? नहीं अकबर, रामू ने कहा, मैं तुम्हें तवाइफ़ों के ठिकाने पर रखूँगा। मेरी अपनी जगह है, तुम शायद वहाँ ना रहना चाहो, लेकिन इससे बेहतर मुझे कोई और जगह नज़र नहीं आती। ये ना समझना कि वो कंजर हैं और तुम्हें धोखा देंगे, ऐसा नहीं होगा। कंजरों के साथ तुम्हारा ताल्लुक़ है, ये भी मेरी रोज़ी का एक ज़रिया है। रामू ने कहा, तुम समझते होगे कि मेरी आमदनी थोड़ी है, तुम ठीक समझते हो। ये मरियल सी घोड़ी मेरे बच्चों को सिर्फ रोटी खिलाती है, इसके बाद मेरी आमदनी हराम की है जो बहुत है। इस गांव में मेरे मकरूज होंगे, मैंने किसी का एक पैसा भी नहीं देना, दिल खुला रखा हुआ है। किसी हाजतमंद मुसलमान को देखता हूँ तो अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक इसकी माली मदद ज़रूर करता हूँ। मैं जिन कंजरों की बात कर रहा हूँ, ये कोई आम किस्म के असमत फरोश नहीं। इनके पास आला दर्जे की 2 लड़कियाँ हैं, दोनों बहनें हैं। इनके गाहक नवाबजादे और जागीरदार हैं, और वो भी कोई ज़्यादा नहीं। अगर तुम इन लड़कियों को बाहर कहीं देखो तो यकीन न करो कि ये पेशा करती हैं। इस तरह 2 और आदमी हैं जिनका पेशा ही यही है। मैं इनके लिए अमीर कबीर गाहक फांस कर इनके हवाले करता हूँ और इसकी मुझे कमीशन मिल जाती है। कभी कभार कोई नामी गरामी डाकुआ निकलता है तो इसे रात 2 रात अपने पास रख लेता हूँ, वो भी जाते जाते कुछ दे जाता है। 2 मरतबा एक डाकू के साथ डकैती की वारदातें भी की हैं, लेकिन अकबर भाई दिल में कभी मैल नहीं रखी। मैं तुम्हारे दिल की खुशी के लिए नहीं, बल्कि अपनी रूह की खुशी के लिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का नाम दिल में आता है तो ऐसे लगता है जैसे खाना काबा याद आ गया हो। एहतराम और प्यार की एक लहर उठती है, फिर अपने ही दिल से एक आवाज़ आती है, रामू, पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क है, तुझ जैसे गुनाहगारों का वहाँ क्या काम? सगीर रामू के मुंह की तरफ देख रहा था। रामू ने जब पाकिस्तान को काबा और किबला से वाबस्ता कर दिया और जब ये कहा कि पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क है, तो सगीर के दिल से होक सी उठी। कुछ देर के लिए तो इसे ऐसे लगा जैसे इसे हार्ट अटैक हो जाएगा। इसे ख्याल आया कि इस पाक मुल्क को इस मुल्क के अपने हुक्मरानों ने और लोगों ने किस कदर नापाक कर दिया है। वो मुल्क जिसे रामू पाक लोगों का मुल्क कह रहा था, मुझ जैसे नापाक लोगों का मुल्क बनता जा रहा है। सगीर ने अपने आप को माफ़ न किया। इसने सोचा कि वो खुद भी किस कदर नापाक है। इसे रामू की सादगी पर दुख सा हुआ। इसे ख्याल आया कि वह रामू से कहे कि असमत फरोशी, डकैती, राजनी और बदमाशी ही करनी है तो मेरे साथ पाकिस्तान चले चलो। वहाँ की मिट्टी इन जराइम के लिए बड़ी जरखेज़ है, लेकिन वो अपने दुश्मन मुल्क में बैठकर अपने मुल्क की तौहीन करने से गुरेज कर रहा था। इसके सीने में वो ईमान बेदार हो गया था जिसे इसने बेच डाला था। इंसान बिक जाया करते हैं, ईमान नहीं बिका करते। ईमान में इतनी ताकत है कि वह उठता है और ईमान फरोशों के मुंह नोच कर अपनी ताकत मनवा लेता है। हाँ, रामू, सगीर ने कहा, जहाँ ले जाओगे वहाँ रहूँगा, लेकिन भरोसा मैं सिर्फ तुम पर करूँगा। भरोसा अल्लाह का। रामू ने कहा, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह का सबब बना हूँ और अपनी जिम्मेदारी आखिरी दम तक निभाऊँगा। अगला सारा दिन सगीर इसी घर में रहा। सूरज गुरूब हो गया, फिर अंधेरा गहरा हो गया तो रामू आ गया। इसके घोड़े और टांगे की आवाज़ ना आई। रामू पहले अपनी बीवी के पास गया और अपने बड़े बेटे को भी वहाँ बुला लिया। दोनों बड़ी गौर से सुन लो। रामू ने कहा, मैं मेहमान को ले जा रहा हूँ। तांगा गांव से दूर खड़ा किया है। कभी कोई पूछ बैठे कि यहाँ कोई मेहमान आया था तो कहना कि रामू का एक दोस्त था जो एक रात रह कर चला गया।
कोई इसका नाम पूछे तो कहना कि नाम शायद हमीद था। मैं अकबर को ले जा रहा हूँ, रात कुछ देर से आऊँगा, तुम ज़रा खाना खिला दो। रामू सगीर के पास जा बैठा और इसे बताया कि वो इसे नए ठिकाने पर ले जा रहा है और इसे ये भी बताया कि वो जहाँ इसे ले जा रहा है वो कैसे लोग हैं और सगीर को वहाँ किस तरह रहना पड़ेगा। एक बात बताओ रामू, सगीर ने पूछा, तुम्हारा तो पाकिस्तान के साथ कुछ ताल्लुक बनता है, इसलिए तुम मेरी मदद कर रहे हो। मैं हैरान हूँ कि जिन लोगों के पास तुम मुझे ले जा रहे हो इनका तो कोई दीन और मज़हब होता ही नहीं, वो तुम्हारी तरह मुझे अल्लाह की अमानत क्यों समझेंगे। ओ अकबर भाई, रामू ने सगीर की रान पर हाथ मारकर और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ हेरा फेरी करके वो जाएंगे कहाँ? खुदा की कसम, इन लड़कियों को मैं लिखवा दूंगा। इनकी दुखती रगें मेरे हाथ में हैं। ये कोई और ही दुनिया है जिसे मैं ही समझता हूँ, तुम नहीं समझ सकते। तुम बेफिक्र होकर चले चलो। खाने के बाद रामू सगीर को अपने साथ बाहर ले गया। दिन भर के थके हारे लोग गहरी नींद सो गए थे। सिर्फ 2 कुत्ते थे जो बेदार थे और रामू को पहचानते थे, इसलिए भौंके नहीं। रामू और सगीर बड़े इत्मीनान से उनके करीब से गुजर गए। सगीर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। वो गांव से कुछ दूर निकल गए। आगे तांगा खड़ा था। वो तांगे में बैठे और तांगा शहर की जानिब चल पड़ा। खुशकिस्मती से मौसम सर्दियों का था, जिससे सगीर ने अपने ऊपर एक खेत सा ले रखा था। यह रामू का इंतज़ाम था। गांव से शहर तक तो कोई ख़तरा नहीं था। ख़तरा शहर के अंदर था, जहाँ की सड़कें और गलियां रोशन थीं और लोग अभी घूम फिर रहे थे। तांगा शहर में दाखिल हुआ तो सगीर ने खेत सर पर लेकर बुक्कल मारी और फिर तांगा इस बाज़ार में दाखिल हुआ जिसकी रातें दिन से ज़्यादा रोशन होती हैं। रामू ने इस इलाके के करीब तांगों के अड्डे पर तांगा खड़ा किया और सगीर को साथ लेकर पैदल चल पड़ा। वो एक गली में दाखिल हो गए जिसके दोनों तरफ दरवाज़ों में अपने सामने 100 और 200 वाट के बल्ब या ट्यूबें रोशन किए तवाइफें कुर्सियों पर बैठी थीं। गली में तमाशबीनों का एक हुजूम रवां दवां था। इस गली से गुजर कर आगे कुशादा गली आ गई जो कुछ तारीख थी। इस गली में अच्छी किस्म के मकान थे जिनमें ज़्यादातर 2 मंजिला थे। रामू एक मकान के दरवाजे में दाखिल हो गया। इसने सगीर से कहा कि वो इसके पीछे पीछे आए। किसी मकान से गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थीं। घुंघरू भी बज रहे थे। मकान के अंदर एक सहन था और इसके इर्द गिर्द बरामदा और कमरा था। मकान इतना अच्छा और साफ सुथरा था कि यह किसी दौलतमंद का मकान मालूम होता था। रामू ने किसी को आवाज़ दी। एक कमरे से एक अधेड़ उम्र आदमी निकला। आ भाई रामू, इस आदमी ने रामू की तरफ आते हुए और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम आ गए, आ जाओ। अच्छा, ये हैं वो साहब। इस आदमी ने रामू और सगीर के साथ हाथ मिलाया और इन्हें एक कमरे में ले गया। तुम्हें सब कुछ बता दिया है, रामू ने इस आदमी से कहा। ये बेचारा बड़ा ही डरपोक है, इसने इसे तसल्ली दी। डरने की क्या बात है यार, इस आदमी ने सगीर से कहा। जितना अरसा चाहो यहाँ रहो, हमने तो रामू भाई का हुक्म मानना है। और सुनाओ, रामू ने इस आदमी से पूछा, कैसा चल रहा है? तुम तो जानते हो, इस आदमी ने जवाब दिया। छोटी को चलाना मुश्किल हो रहा है। अभी छोटी है ना, रामू ने कहा, चल पड़ेगी। ये क्या मामला है, सगीर ने पूछा। ना भाई, रामू ने कहा, तुम इस दुनिया के मामले नहीं समझ सकते। बताओ तो सही, सगीर ने कहा, शायद समझ लूँ। सगीर इस मामले को समझ चुका था। यह अलग बात कि वो पाकिस्तान के मामले में बेदार हो गया था और इसने अपने आप को ये यकीन दिला दिया था कि हिंदू पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसने अपने मुतल्लिक तस्लीम कर लिया था कि वो इस दुश्मन से मुंह मांगे पैसे लेकर मादरे वतन की आबरू को पामाल करता रहा है। इसने ये भी तस्लीम कर लिया कि वो ईमान फरोश बन चुका है। इस एतराफ़ और पाकिस्तानी होने के एहसास ने इसे सच्चा पाकिस्तानी बना दिया था और इसके अंदर ये एहसास बेदार हो गया था कि वो मुसलमान है और मुसलमान का शेवा कुछ और होता है। लेकिन वो यकलख्त शरीफ आदमी या मर्द मोमिन नहीं बन गया था। वो गुनाहों के रास्ते पर चला था। तो वो कौन सा गुनाह था जो इसने नहीं किया था? हराम की कमाई से गुनाहों में बहुत दूर तक ले गई थी। हराम की कमाई से कोई मदरसे और मस्जिदें नहीं बनाया करता। सगीर पक्का शराबी बन गया था। वो आला दर्जे की तवाइफों के यहाँ जाता था और बाजार हुसन को अच्छी तरह समझता था। असमत फरोशों की दुनिया के गोशे गोशे से वाकिफ़ था और इनके कारोबारी राज भी जानता था। रामू उसे कुछ और समझा था, लेकिन सगीर कुछ और था। रामू ने इसे जिन लोगों में ला बिठाया था, इन लोगों से सगीर खूब वाकिफ़ था। वो समझ गया था कि इन असमत फरोशों के पास कोई ऐसी लड़की है जो इनके रास्ते पर नहीं चल रही।